नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 1990 का वो दौर याद कीजिए, जब मंडलवादी राजनीति ने सूबे की किस्मत और सियासत दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। उस दौर के दो सबसे बड़े नायक थे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। पिछले 4 दशकों से बिहार की सत्ता का रिमोट कंट्रोल इन्हीं दोनों चेहरों के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन साल 2026 के इस मोड़ पर जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और वे राज्यसभा चले गए, उसके बाद से बिहार की सियासत एक बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। अब नीतीश और लालू की राजनीति विरासत का एक ऐसा नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी पटना की राजनीतिक गलियारों में महाखेला की चर्चा रुक क्यों नहीं रही है? तो आखिर क्या वजह है? इन दोनों नामों को लेकर क्यों आज भी बीजेपी और बड़े बड़े रणनीतिकारों के कान खड़े हो जाते हैं? आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बाबा जुड़े हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, आखिर बिहार के इस मंडलवादी और सामाजिक न्याय की विरासत में कौन सा नया भूचाल आने वाला है? 1990 के बाद से बिहार की राजनीति को कंट्रोल करने वाले लालू और नीतीश का दौर अब समाप्ति की ओर बढ़ गई है और बीजेपी अभी फ्रंट पर आ चुकी है। लेकिन इसी बीच गलियारों में एक नया खेला की सुगबुगाहट तेज है। तो क्या वाकई ये दोनों पुराने दिग्गज पर्दे के पीछे से कोई और बहुत बड़ा दांव खेलने वाले हैं? शिवांगी, आपने दो बातें तो कह दी, मंडलवादी और सामाजिक न्याय की बात तो आपने की, लेकिन आपने कमंडल वाली बात छोड़ दी थी। जी जी। देखिए, मंडल और कमंडल के साथ साथ समाजवाद की एक नई धारा को जन्म देने के लिए एक राजनीति का उत्पत्ति हुआ था। इस 70 के दशक से इसमें शुरुआत हुई और 90 तक आते आते इसने पूरी तरह से अपना आकार ले लिया। और जैसा कि आपको जानकारी होगी भी कि समाजवादी विचारधारा का वहाँ उत्पत्ति हुआ और वहाँ से बिहार में खास करके अगर देखा जाए, देश में तो हुआ ही जो होना था, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। लेकिन जी, अब जो बिल्कुल। बिहार की स्थिति है, बिहार में 90 में जो स्टार्ट हुआ था वो अब 2025 में आते आते एक नए रूप में सामने आ गया था। और ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार अभी बहुत लंबे समय तक, यानी कम से कम 5 साल तक तो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बिल्कुल। अचानक से नीतीश कुमार जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का जो एक ऑरा था वो समाप्त हो जाता है। और राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी अगर सरेंडर कर देता हो तो ये समझ में आने लगती है कि 4 दशक की राजनीति का ये अंत हो जाएगा। आपको याद होगा शिवांगी कि पूरे 2025 के चुनाव में हमने एक ही बात रट लगाई थी और मैं तो इस पर दावा भी कर रहा था कि ये युग परिवर्तन का चुनाव है। जी जी। यहाँ से एक नए युग की शुरुआत और पुराने युग की समाप्ति का पूरा पूरा ताना बाना बुना जा चुका है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी, ये 5 बिल्कुल। साल तक कंटिन्यू नहीं करेगी। और आज जिस मोड़ पे बिहार की राजनीति खड़ी है और इसने देश की राजनीति में एक नया सोच दिया है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो पुराना दौर समाप्त होकर के नए दौर की शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ जो विरासत की बात, उत्तराधिकारी की बात कही जा रही थी, उत्तराधिकारी में भी आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने 2015 में ही एक नई शुरुआत कर दी थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को राजनीति में प्रवेश करा करके ये बात बताने की कोशिश की थी कि उनकी विरासत का असली हकदार, उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे होंगे। लेकिन 10 साल के अंदर में जो परिस्थितियां हैं शिवांगी, बिहार की जनता देख रही है कि तेजस्वी यादव को इंटरेस्ट नहीं है और बाकी के परिवार के सदस्य पार्टी से ज्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं या फिर जी। उन्हें पार्टी से, घर से, परिवार से बाहर कर दिया गया है। जी, बिल्कुल। यानी सीधे तौर पे लालू प्रसाद की विरासत संभालने वालों पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति से ज्यादा विदेश भ्रमण अच्छा लगता है, जिसके चलते वो राष्ट्रीय और अन्य तरह के कार्यक्रमों का भी बहिष्कार कर देते हो या फिर उस कार्यक्रम को आगे पीछे कर देते हो। पूरे विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष का गायब रहना, ये कहानी क्या कह रहा है? दूसरी तरफ आप देखिए तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी विरासत का असली हकदार कौन होगा, बेटे को ले आए हैं, बेटा उत्तराधिकारी होगा, बेटे को ये मिलेगा, बेटे को वो मिलेगा, निशांत ऐसे करेंगे। अंततः हुआ क्या? नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी नीतीश कुमार को मिल गया। जी। वो बेटा नहीं है, वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार की विरासत का हस्तांतरण करा लिया, वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अब इस विरासत को छोड़ने वाले भी नहीं है। चाहे जितना भी कोई दावा कर ले या सम्राट चौधरी को लेकर के ये बात कह ले कि सम्राट चौधरी इतने दिनों के मेहमान हैं, इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं शिवांगी, आप भी
खूब बढ़िया से बीजेपी की राजनीति को देख रही हैं, जी। लगातार आप पत्रकारिता कर रही हैं, लगातार आपसे अपडेट हम लोग लेते रहते हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक का। उसमें आपको कहीं दूर-दूर तक नज़र आता है कि बिहार में सम्राट चौधरी के समकक्ष कोई बड़ा नेता हो, जो उनके बिल्कुल तरफ नहीं। वोकल हो या खुल करके अपनी बातों को रख सके, फैसला हुँ, लेने हुँ। में जिसको डर नहीं लगता हो? फैसले का परिणाम वो इस बात को लेकर के नहीं सोचता हो कि फैसला लेता हो कि वो उसके परिणाम क्या होंगे। वो बिहार को लेकर के, बिहार के लोगों को लेकर के, बिहार की आबादी को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है। जी। इन सारी बातों के साथ-साथ एक विरासत तो हस्तांतरित हो गई। अब दूर-दूर तक कहीं आपको अगर नज़र आता हो या बिहार की किसी जनता को नज़र आता हो तो वो बताएँ मुझे कमेंट बॉक्स में कि निशांत जो है वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ये बिल्कुल मुझे दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और पिछले बिल्कुल। 10 सालों तक तो ये सिर्फ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। 10 साल तक बिहार की राजनीति एक ही धुरी पर चलेगी, जिस तरह से बिहार की राजनीति ने अपनी पटरी बनाई है। 15 हुँ। साल लालू राबड़ी और उसके बाद नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जिसे चाहा उसे 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया है। जी। अब नया दौर जो शुरू हुआ है वो सम्राट चौधरी का दौर शुरू हुआ है और सम्राट चौधरी पिछले आने वाले 10 साल तक बिहार की राजनीति के नंबर 1 बने रहेंगे, ऐसा पूरी तरह से उम्मीद जताया जा सकता है। ये छोटी-छोटी घटनाएं सम्राट चौधरी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के समकक्ष कोई नेता नहीं है। हाँ, अब दूसरा जो बात है, वो दूसरी बात कहीं न कहीं लालू प्रसाद से शुरू होती है। तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एक योद्धा की तरह लड़ना शुरू किए थे 2017 में, जब नीतीश कुमार ने उनसे नाता तोड़ा था। जी। 2017 वाले तेजस्वी यादव और 2025 वाले तेजस्वी यादव में काफ़ी अंतर है। 2017 वाले तेजस्वी यादव के लिए एडवेंचर था राजनीति, क्योंकि वो क्रिकेटर से राजनीति में आए थे। एक नई ज़िम्मेवारी थी, इसलिए उनको लगता था कि ये एडवेंचर है और इसको ऐसे ही किया जा सकता है। और उस एडवेंचर में उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। जिस तरह से सदन में उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार से अलग होने के बाद बयान दिया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद जगी थी बिहार के लोगों को कि कहीं न कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार को विकल्प मिल गया है। लालू जी। प्रसाद का विकल्प अब तेजस्वी यादव बन सकते हैं। तेज प्रताप यादव उनके पीठ पर खड़े रहते थे और सदन में आपने देखा होगा कई बार विधानसभा के भीतर या फिर मंत्री रहते हुए वो खड़ा होकर के विरोधियों का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया करते थे। लेकिन अब वो जोड़ी टूट गई है। खुद तेजस्वी यादव ऐसा लगता है कि वो बिहार की राजनीति से या राजनीति से ही उनका मन उचट गया है। तो ऐसे में लालू की विरासत यानी विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? तो यहाँ 2-3 नाम बहुत मजबूती से आ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि बांकीपुर चुनाव को उससे जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि जी। बांकीपुर चुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने आप को झोंका है, क्या वो विपक्ष के नेता बन सकते हैं? 2025 में नजर आया कि जब 2025 का चुनाव समाप्त हुआ, विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और बजट सत्र के दौरान जब तेजस्वी यादव गायब रहे, तो एक शख्स बड़ी तेजी से उभरा, अकेले दम पर। एक विधायक मात्र उसकी पार्टी के थे और अकेले ही उसने पूरे विधानसभा में अपना एक अलग नाम खड़ा किया और विरोधियों के रूप में सरकार के किरकिरी करने के, सरकार का सवाल पूछने के लिए आईपी गुप्ता ने अपने आप को खड़ा किया। इंजीनियर आईपी गुप्ता तेजस्वी का विकल्प बनने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे और उन्होंने वो काम किया भी। सदन में सबसे अधिक सवाल पूछने और सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया। लेकिन यहाँ जो है अंत नहीं था, अंत तो कहीं और होना था। जी। अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने पूरे विपक्ष के चाहते हुए आखिर क्यों प्रशांत किशोर का समर्थन नहीं किया और अपने उम्मीदवार उतार दिए, जबकि वो उम्मीदवार जिसने 50,000 से ज्यादा मतों से मात खाई हो, उसे फिर से मौका देकर के कहीं ना कहीं उन्होंने एक समझिए तो रिस्क ही लिया है। हालांकि सामाजिक समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें तो वैश्य समाज का यहाँ वोट अच्छा खासा है, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ था 2025 में सबको पता है। तो ऐसे में जहां प्रशांत किशोर को विपक्ष का एक बड़ा चेहरा मान करके भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा किया जा रहा था, वहीं तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों किया? तो ये पहली बार थोड़े हुआ है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को इस बात का डर है कि तेजस्वी का विकल्प कोई न बन जाए, कोई विरोध में खड़ा ना हो जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने इतना मजबूत ना हो जाए कि तेजस्वी को कोई पूछे नहीं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार भी इसी तरह से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा चेहरा बनकर के सामने आए थे। जी। बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा था और उनके विरुद्ध अगर उम्मीदवार नहीं उतारे होते तेजस्वी यादव, तो कन्हैया कुमार अच्छा टक्कर दे चुके थे भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह को।
लेकिन नतीजा क्या हुआ कि तेजस्वी को, लालू को ये डर हो गया कि कहीं वो विकल्प न बन जाए तेजस्वी का, और यही कारण है कि उनके विरुद्ध उन्होंने उम्मीदवार उतारे। बांकीपुर में भी बिल्कुल वही हो रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पूरे विपक्ष से इस बात को लेकर के आह्वान किया था, बिहार की 14 करोड़ जनता से उन्होंने आह्वान किया है कि एकमात्र सीट जिता देने, हरा देने से कोई अंतर नहीं पड़ना है। न तो सरकार पे असर पड़ना है और न ही एनडीए गठबंधन पर कोई असर पड़ना है, न विपक्ष के किसी महागठबंधन पर असर पड़ना है। असर सिर्फ इतना पड़ेगा कि एक नया व्यक्ति आएगा जो बार-बार ये कह रहा है कि वो बिहार को बदलने आया है, जी। और एक मात्र बांकीपुर में उसे एक सीट जिता देने के बाद क्या असर पड़ता है इन बचे हुए 4 सालों में, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना लोगों के पास तो 4 साल में ही विकल्प मिल जाएगा कि वो उन्हें रखते हैं या हटाते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें सीधे-सीधे तौर पे शिवांगी, मुझे जो नजर आ रहा है कि विरासत की जो जंग चल रही थी, उस जंग में कहीं न कहीं पिछड़ गए हैं तेजस्वी यादव और निशांत, या कहा जाए तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। जी, क्योंकि जी, जो बिल्कुल। वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें नीतीश कुमार और लालू की विरासत का नया अध्याय शुरू हुआ है, और इस अध्याय में जो मैंने कहा था कि एक नई पीढ़ी का आगमन हो गया है, उसमें कई युवा चेहरे हैं, कई राजनीतिक दल के नेताओं के पुत्र हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी किसी के पुत्र हैं, किसी बड़े राजनीतिक घराने से वो भी आते हैं, जिनकी माता और पिता दोनों ही मंत्री रह चुके हों, दोनों ही राजनीति में रहे हों। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि 4 दशक के बाद पूरा का पूरा बिहार का राजनीतिक माहौल, जहां लोग सोच रहे थे, उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। जहां सत्ता का चेहरा सम्राट चौधरी बन गए हैं, वहीं विपक्ष का चेहरा अगर प्रशांत किशोर बन जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रशांत किशोर उस रास्ते में बहुत तेजी से निकल चुके हैं, उन्होंने अपने को झोंका है। तो ये बात आप मान के चलिए कि बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत झोंका है। एक अच्छे रणनीतिकार हैं, भले ही उनकी रणनीति जो है अपने मामले में उतनी ज्यादा सफल नहीं रही हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति बना करके कई राज्यों में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने तक का सफर तय किया हो, उनके लिए एक बांकीपुर का सीट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और खास करके जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं बांकीपुर की जनता और राजनीतिक दल के नेताओं से कि एक मौका उन्हें मिलना चाहिए, जिस मौके से वो आगे बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहीं पर रोक सकते हैं। हालांकि मैं भी ये बात कह रहा हूं, आप भी समझ रही हैं और पूरे लोग ये समझ रहे हैं कि इस एक सीट के जीत हार से बहुत अंतर पड़ना नहीं है। जी। लेकिन यहां से एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, और इस कहानी में लड़ाई जो है वो सम्राट चौधरी से नहीं है, ये लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से है। क्योंकि उम्मीदवार चयन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इसमें नितिन नवीन का हाथ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो चाहते थे कि उनके क्षेत्र में एक ऐसे युवा को उतारा जाए जो उनके हिसाब से काम कर सके। जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें अभिषेक बंटी को लेकर के उनको जो उम्मीदवारी दी गई है और सामने प्रशांत किशोर हैं, ये लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प होने वाली है। और साथ साथ मैं जो बार बार ये बता रहा हूं कि विरासत की जंग में अभी एक नए मोड़ पे आ गया है। यहाँ से बिहार की राजनीति एक बड़े ट्विस्ट की तरफ जा रही है, और पूरा का पूरा खेल ही पलट जाए अगर 4 दशक के बाद, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सत्ता में नीतीश का विकल्प तो मिल गया है, जो 20 सालों से सत्ता पर नीतीश कुमार थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तो सम्राट चौधरी को चुन लिया है। अब बारी है विपक्ष का एक मजबूत नेता चुनने की। उसमें कौन सा चेहरा होगा? प्रशांत किशोर होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, या फिर आईपी गुप्ता होंगे? आईपी गुप्ता यहाँ लड़ाई में है नहीं आज, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस लड़ाई में, इस कहा जाए तो इसमें अपनी आहुति दे दी है बांकीपुर की जो लड़ाई है उसमें। और यहाँ से पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि इस लड़ाई में कौन कितना पानी में है, कौन कितना सफल होता है। और यहीं से एक नए युग की पूरे गेम को पलटने की बात मुझे जो नजर आ रही है, वो नजर आ रही है। बाबा, आपने कहा कि विरासत की जंग में नीतीश और लालू पीछे रह गए हैं, वो हम लोग भी ऐसा महसूस कर पा रहे हैं। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि लालू यादव अचानक सक्रिय हो गए हैं और नीतीश बाबू लगातार जेडीयू के पेंच कस रहे हैं, ताकि जो लालू और नीतीश की ये 4 दशक पुरानी जोड़ी है, वो अब तेजस्वी और निशांत के रूप में बिहार की राजनीति में एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने जा रही है, और इन दोनों युवा चेहरों को आगे करके कोई बहुत बड़ा गेम सेट किया जा रहा हो अंदर ही अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं
हाँ, हुँ। दोनों जो पार्टियाँ हैं वो तो चाह ही रही होगी कि हम आगे रहे, जेडीयू बड़े भाई के भूमिका में रहे और जो आरजेडी है वो एक बड़ा चेहरा बना रहे बिहार में विपक्ष के तौर पर। देखिए शिवांगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उसका वक़्त खत्म हो चुका है। हुँ, ये वक़्त तब था जब नीतीश कुमार पर या तो दबाव था या स्वेच्छा से वो फैसला कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, जी, राज्यसभा जाएँगे। जी। ये वो समय था जहाँ नीतीश कुमार ये फैसला कर लेते कि उन्हें फिर से अपने आप को या अपने बेटे को बड़ी कुर्सी देनी है। यही गलती मैं बार-बार दोहराता हूँ कि अगर मनमोहन सिंह को 2014 के चुनाव से पहले हुँ, हटा करके अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी होती कांग्रेस ने, तो निश्चित रूप से आज वो प्रधानमंत्री के रूप पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते और हो बिल्कुल, सकता था कि चीज़ों को बदल भी सकते थे। उनको बिल्कुल, अगर 1 साल, 2 साल मौका मिल जाता तो। क्योंकि 2 साल पहले ये तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी ही उनका इस बार एनडीए का चेहरा होंगे प्रधानमंत्री के लिए, जिसके हुँ, कारण नीतीश कुमार ने वहाँ से पाला भी बदल दिया था। और एक मौका भी था क्योंकि कांग्रेस जो है वो समर्थन भी कर रही थी नीतीश कुमार का बिहार में। जी, तो ऐसी स्थिति में एक गलती तो ऑलरेडी कांग्रेस से हो गई, जिस गलती का खामियाजा पिछले 10-12 सालों से झेल रही है वो। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और बाकी के लोगों ने पप्पू साबित किया उनको। जी, आज जो परिस्थिति है उसमें आप देख लीजिए कि निशांत की क्या स्थिति है। उनको लेकर के जो परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं वो क्या गढ़े जा रहे हैं। हालाँकि वो काम बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और जो फैसले ले रहे हैं वो भी बोल्ड फैसले हैं। जी, जी, बिल्कुल। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के क्या परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं। इन हुँ, सभी बातों को लेकर के कहीं न कहीं दोनों से देर हो चुकी है अपने बेटों को स्थापित करने में और अपनी विरासत या उत्तराधिकारी बनाने में। जी, देखिए, नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी मान लिया है कि निशांत नहीं, पार्टी के भले ही वो कर्ता-धर्ता हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में भी जो वर्तमान स्थिति है, उससे साफ लगता है कि पार्टी में कई गुटों में बटी हुई पार्टी अपने आकार और अस्तित्व को आने वाले समय में अगर खो दे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी, जी। वही स्थिति बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल की है। अभी तक किसी भी तरह से खींच-खाच करके नहीं कहा जाता है कि डिस्टिंक्शन ना आए किसी को, तो उसको हुँ, ग्रेस मार्क दे करके पास करा दिया पास जाता करा है। बिल्कुल। क्लास फनाने का जो हम लोग के यहाँ कहते थे कि वो क्लास फना दिया जाए, फेल हो गया है हुँ, तो उसी तरह से तेजस्वी यादव को क्लास फनाया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो मूल विपक्ष की भूमिका में वो है नहीं। हालाँकि 12 साल के बाद या 11 साल के बाद ये बात यहाँ राहुल गांधी को समझ में आ गई कि विपक्ष की भूमिका में उन्हें बोलना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। जी। लेकिन तेजस्वी यादव सुविधा की राजनीति करते हैं और ऐसे में सुविधा की राजनीति करने वाला कभी भी विपक्ष का चेहरा नहीं बन सकता है, हुँ, क्योंकि विपक्ष का चेहरा बनने के लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के साथ भी खेलना पड़ता है, जी, क्योंकि हमला आप पर चारों तरफ से होगा। जिसके हाथ में सत्ता है उसके पास ताकत भी ज्यादा होती है। अब इन सभी बातों को लेकर के आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर किस तरह से हमला करते हैं या आईपी गुप्ता किस तरह से हमला करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो नेता बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी, हाँ, आप बिल्कुल कह रही हैं कि दोनों के मन में ये बात रही होगी कि हमारे बेटे जो हैं वो हमारी विरासत को सँभालें, लेकिन उसमें बहुत देर हो चुकी है शिवांगी। अब जो नया दौर शुरू हो रहा है उसमें नए चेहरे बिल्कुल मुझे राजनीति में स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार हो या जीत, दोनों परिस्थिति में प्रशांत किशोर एक योद्धा की तरह दिखाए जाएँगे और साबित भी होंगे। क्योंकि हुँ, अगर दूसरे नंबर पे वो आ जाते हैं, पहले नंबर पे आ जाते हैं, उम्मीद तो वो जता रहे हैं कि जीत जाएँगे। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे भी वो रहते हैं, तो आप समझिए कि क्या राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति होगी, जिसके पास एमओआई का 32% वोट, अति पिछड़ों का वोट, अन्य समीकरण का वोट गिना जाता है कि उसके हाथ में है। लालू प्रसाद की इतनी लंबी विरासत, जो कि लगातार लड़ाई लड़ती रही है बिहार में और भाजपा से भी लालू प्रसाद लड़ते रहे हैं। अब जो सांकेतिक लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सामने से फ्रंट से लीड करने की ज़रूरत है। वहाँ एक सैक्रिफाइस कर जाना, और अगर प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दिए होते, तो ये लड़ाई कुछ अलग दिशा में जाती। हालाँकि जी, मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वर्तमान जो उम्मीदवार चयन हुआ है उससे। हुँ, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है, बहुत सारी बातें हैं, उसको लेकर के ये लड़ाई निश्चित रूप से कड़ी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने राजद दूर-दूर तक उस स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के उतरने के बाद 2025 जैसी स्थिति यहाँ नहीं है कि तीसरे नंबर पे चले जाएँगे। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह ज़मीन पर उतर चुका है उनका पूरा वर्क फ़ोर्स, उससे साफ लग रहा है कि कड़ी टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर ही देंगे और इस लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे। लेकिन
जीतने के प्रशांत किशोर पर अगर जीत जाते हैं तो भी और हार जाते हैं तो भी, दोनों जी। स्थिति में तेजस्वी यादव की राजनीति पर बट्टा जरूर लगेगा और उनको निश्चित रूप से 2019 वाला जो स्थिति था जिसमें उन्होंने कन्हैया कुमार के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसी तरह से इसको जोड़ के देखा जाएगा और उनका डर और ज्यादा बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो यहाँ पर साफ है कि बिहार की राजनीति में 4 दशक बाद आया ये मोड़ सिर्फ एक कयास नहीं बल्कि सूबे की भावी सियासत की एक नई दिशा तय करने की कोशिश भी हो सकता है। नीतीश लालू की विरासत का ये नया अध्याय और पर्दे के पीछे ये खेला होने का जो चर्चा है, वो आने वाले दिनों में बिहार की बिसात को क्या नया रूप देता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।